जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग PYQ का क्लास नंबर 33 करने वाले हैं, तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे पहले सभी साथियों से आग्रह है कि सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठे। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है उस सभी का जवाब आप लोग अपने पेपर पे नोट डाउन करते जाइए और अंतिम में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सही स्कोर कितना आ रहा है। तो आइए मेरे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ बोला गया है शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। बताइए मेरे साथी, इन चारों ऑप्शन में से शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है उद्देश्य, बी में बोला है मूल्यांकन, सी में बोला है विषय वस्तु और डी में बोला है मेरे साथी शिक्षण विधि। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मेरे साथी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, किसी प्रतिभाशाली बालकों में। बताइए मेरे साथी किसी प्रतिभाशाली बालकों में क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है सचेतता निम्न कोटि की होती है, बी में है एकाग्रता होती है, सी में शब्दकोश विशाल नहीं होता है, डी में सामान्य ज्ञान कमजोर होता है। तो बताइए मेरे साथी किसी प्रतिभाशाली बालकों में क्या होना चाहिए। तो उसमें मेरे साथी एकाग्रता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ बोला है सचेतता निम्न कोटि की होती है, तो मेरे साथी ऐसा नहीं, इसमें उच्च कोटि की होती है। शब्दकोश विशाल नहीं होता है, मेरे साथी शब्दकोश इसमें विशाल होता है। सामान्य ज्ञान कमजोर होता है, सामान्य ज्ञान इसका मजबूत होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है जीन पियाजे, बी में है वाइगोस्की, सी में है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी और डी में है पावलोव। क्या होगा मेरे साथी इसका सही जवाब। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। मेरे साथी हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन से बताना है कि सीखने की शैली का कौन सा एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है चाक्षुष, बी में संग्रहण, सी में तथ्यात्मक और डी में स्पर्श संबंधी। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी सीखने की शैली का एक उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चाक्षुष। अब चाक्षुष क्यों होगा मेरे साथी, तो इसमें हम लोग बच्चों को चित्र या दृश्य के माध्यम से पढ़ाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा ये शिक्षण की शैली माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे साथी क्या बोला है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। मेरे साथ इसमें बोला जा रहा है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। बताइए मेरे साथी, बोला है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए में है अपसारी, बी में है विश्लेषणात्मक, सी में है मुक्त अंत और डी में है समस्या समाधान। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा विश्लेषणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मेरे साथी क्या बोला है, सीखने की गति निर्भर करती है। क्या बोला है, सीखने की गति निर्भर करती है। बताइए मेरे साथी सीखने की गति किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अध्येता की रुचि पर, बी में है अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा, सी में अध्येता की प्रेरणा पर और डी में उपयुक्त सभी। बताइए तो मेरे साथी सीखने की गति निर्भर करती है अध्येता की रुचि पर, अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर, अध्येता की प्रेरणा पर। तो ये तीनों पर ये निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला है, आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं। मेरे साथी आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भी चीज पढ़ाया गया है क्लासरूम में वो छात्र भूले नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे। बताइए मेरे साथी इसके लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है गृह कार्य देंगे, बी में पुरानी जानकारी दोहराएंगे, सी में नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे और डी में उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो मेरे साथी
आप उसको गृह कार्य भी देंगे, पुरानी जानकारी भी दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग भी करवाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए मेरे कोई भी साथियों को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे साथी आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखकर मेंशन जरूर करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसमें बोला है मेरे साथी करके सीखना उपयोगी है क्योंकि डैश। बताइए करके सीखना उपयोगी है क्योंकि डैश। तो क्या होगा मेरे साथी, क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे करके अच्छा से समझते हैं, बी में है यह अधिक रुचिकर है, सी में बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, डी में इनसे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे करके अच्छा से समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है निम्नलिखित में से छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है। बताइए मेरे साथी इन चारों ऑप्शन में से छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में सहकारी अधिगम, बी में पूछताछ आधारित शिक्षा, सी में ए और बी दोनों, और डी में प्रत्यक्ष अनुदेशन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों? मेरे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सहकारी अधिगम और पूछताछ आधारित शिक्षण। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यकता है। बताइए बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में बच्चों को डांटना, बच्चों को डांटेंगे तो क्या वो अच्छे से पढ़ने लगेगा। बी में बच्चों को नियंत्रित करना, बच्चों को कंट्रोल करेंगे तो क्या अच्छे से पढ़ने लगेगा। सी में बच्चों की तुलना दूसरे से करना, तो ये तो करना ही नहीं है मेरे साथी। तुलना की जहां बात आ ये पहले ही निगेटिव टर्म हो गया। तुलना क्या है? ये निगेटिव आपका टैग वर्ड है, ध्यान में रखना है। डी में बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चों को प्रोत्साहित करना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी चीज होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? मेरे साथी हमसे पूछा है नहीं है, तो हमको ऑप्शन में नहीं तलाशना है। ए में बोला है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बी में उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, सी में बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, सी में एक कार्य को छोटे प्रबंध बोध्य खंडों में तोड़ना। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए एक कार्य को छोटे प्रबंध बोध्य खंडों में तोड़ना, ये बात सही बोला जा रहा है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये भी बात मेरे साथ एकदम सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि जो नहीं होगा। तो बताइए नहीं कौन होगा? तो ये बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। बच्चा जब बेचैन हो तो उन्हें अक्सर आपको फटकार नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है। बताइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है। तो बताइए मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किसमें पूरा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वर्ग कक्ष, बी में है विद्यालय, सी में है समाज और डी में है घर। बताइए मेरे साथी किसमें पूरा किया जाएगा? तो ये पूरा किया जाएगा वर्ग कक्ष में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे साथियों। तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या बोला है? प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसमें शामिल है। बताइए इसमें क्या क्या शामिल है? आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है मेरे साथी विषय पर पकड़, बी में ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, सी में एक अनुशासन से दूसरों में विचार को लागू करने की क्षमता और डी में है उपरोक्त सभी। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए विषय पर पकड़ तो होना ही चाहिए, ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, एक अनुशासन से दूसरों में विचारों को लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी तो मेरे साथी वो एक विशेषज्ञ होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे साथी क्या बोला है?
एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए करना चाहिए? बताइए, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए करना चाहिए। बताइए मेरे साथी, कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए में बोला शिक्षण और मूल्यांकन के एकरूप और मानक तरीके होने चाहिए। बी में है बच्चों को उनके निशान के आधार पर अलग करना और लेवल लगाना चाहिए। तो क्या इसे कम जाएगा? बताइए, व्यक्तिगत विभिन्नता तो और बढ़ ही जाएगा। सी में क्या है, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। डी में अपने छात्रों पर कठोर नियम लगाना चाहिए। तो मेरे साथी, आप भी एक शिक्षक है, आप अपने छात्र पर कभी कठोर नियम नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप अपराधी हो जाएंगे, समझे? क्योंकि अभी बालकों को भगवान माना जाता है, क्योंकि हमारे शिक्षा प्रणाली में अब क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोला है कि बच्चों को उनके निशान के आधार पर अलग करना और लेवल लगाना चाहिए। मेरे साथ ये भी नहीं चलेगा। फिर शिक्षण और मूल्यांकन के एक रूप और मानक तरीके होने चाहिए। मेरे साथ ही शिक्षण और मूल्यांकन की एक रूप नहीं, जहाँ पे दिख जाए ना एक रूप और मानक तरीके, ये क्या है, सब निगेटिव टैग वर्ड है, देखते काट देना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। बताइए मेरे साथी, क्वेश्चन ने बोला है शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। बताइए शिक्षकों को कैसे केंद्रित होने की आवश्यकता है? तो मेरे साथियों, हम लोग ऑप्शन में आइए, देखते हैं क्या बोला है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद रहे। मेरे साथी, ऐसा कतई नहीं करना है। सब कुछ शिक्षार्थी को याद कराने से अच्छा है कि उसके अच्छा कॉन्सेप्ट को बनाया जाए, बच्चा में अच्छा समझ विकसित किया जाए, तो पहले ही कट जाएगा। फिर शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक, शिक्षार्थी को अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, उसको मास्टरी हासिल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर से बोला सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना। मेरे साथ ये एकदम राइट बात बोल रहा है, लेकिन हम लोग और देख लेते हैं कहीं से भी और बढ़िया बात कहीं बोला गया हो। डी में बोला है शिक्षार्थी द्वारा अवधारणा को सीखने में महारत हासिल करना। देखिए मेरे साथी, इसमें बोला है कि शिक्षार्थी को महारत हासिल करना, लेकिन इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन जा रहा है, सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जहां पे शिक्षार्थी सक्रिय हो जाएगा वो अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा, क्योंकि जहां बच्चा करके सीखता है वहां पे अपने अनुभव से वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है। क्या बोला है, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है। संग्रहित करने के बाद उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है, और छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं सामंजित करता है वह कर रहा है या रही है, वह अब क्या कर रहा है या रही है, हमको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है अधिगम का आकलन, बी में है अधिगम आकलन के रूप में, सी में है अधिगम के लिए आकलन, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे साथी, वह क्या कर रहा है या कर रही है? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। बताइए मेरे साथी, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, बी में अध्यापक के व्याख्यान कौशल पर, सी में विषय की कठिनाई पर, और डी में छात्रों के मेधा पर। बताइए मेरे साथी, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर किस पर करेगा? तो ये निर्भर करता है विषय की कठिनाई पर, विषय की कठिनाई पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? मेरे साथी, हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? बताइए मेरे साथी, हमको पहला चरण बताना है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है समस्या जागरूकता, बी में है प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, सी में है परिकल्पना का निर्माण, और डी में है परिकल्पना का सत्यापन। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा समस्या जागरूकता। समस्या जागरूकता क्या है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। ठीक
ठीक है। चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि, बताइए क्यों किया जाना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। मेरे साथी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में बोला है पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है मेरे साथी, ये पहला ही गलत हो जाएगा। क्या आप शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करेंगे तो क्या होगा कि पाठ्यक्रम आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा। पाठ्यक्रम में मेरे साथी और देर लगेगा, क्योंकि आप वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कराएंगे। बच्चा जब एक साथ जब होगा तो वो वाद विवाद संवाद करेगा, विषय वस्तु पर चर्चा करेगा, तो आपको और ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ तो बोल रहा है कि पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, ये पहले ही खत्म हो जाएगा। बी में है वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। तो मेरे साथी ये बात सही बोला जा रहा है, वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। लेकिन हम लोग और ऑप्शन देखते हैं। ये बोला शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। मेरे साथी यहाँ नियंत्रण करना ही नहीं है, बात समझे कि नहीं। जहाँ नियंत्रित दिख जाए ऐसे प्रश्नों में तो देखते काटना है, ठीक है। बी में है वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं। मेरे साथी सवालों के जवाब सीख सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन कौन जाएगा, वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इसमें क्या बोला है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है इसमें, बताइए मेरे साथ, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली कौन है, जिसमें क्या होना चाहिए। जो उत्तम प्रणाली होगा बताइए मेरे साथी, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। बताइए मेरे साथी, कक्षा शिक्षण अगर उत्तम प्रणाली का होगा और प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बी में अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। ऐसा कोई जरूरी है कि सिर्फ अध्यापक छात्रों से ही प्रश्न पूछेगा, छात्र अध्यापक से प्रश्न नहीं पूछेगा, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो ये बोला छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे, ये एकदम बात सही है मेरे साथी। छात्र अपने अध्यापक से जो भी उसको शंका है उसका समाधान करे, ठीक है। डी बोला अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करे। मेरे साथ ये बात सही बोला है, छात्र एवं अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करे। लेकिन इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जा रहा है छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। जो भी उसको समस्याएं हैं वो शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा और शिक्षक उसका बारी बारी से समाधान करेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें मेरे साथी बोला जा रहा है एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। बताइए मेरे साथी, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए, इसकी या उसकी क्या आवश्यकता है। बताइए मेरे साथी, आप सभी साथी शिक्षक है, इसकी क्या आवश्यकता है, कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न क्यों पूछना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। बात मेरे साथी ये भी बात सही बोल रहा है, यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं और बच्चा का ध्यान कहीं और रहेगा, आप उसे प्रश्न पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा का ध्यान नहीं लग रहा है। अब ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, अब आपको भी इसका जांच पड़ताल करना पड़ेगा ताकि बच्चा का ध्यान आपकी तरफ पढ़ाई में लगे, आप जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ों को अच्छे से सीखे। क्या, तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी में देखिए यह जानने के लिए कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है। मेरे साथ ये भी बात सही है, यही बात को जानने के लिए हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है। फिर बी में सी में बोला है यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बात उसकी समझ में आ रही है या नहीं। यही बात मेरे साथ सही है। हम प्रश्न जब करते हैं तो हम लोग जानते हैं ना कि हम जो बात बच्चा को पढ़ा दिए हैं बच्चा वो समझ पाया कि नहीं। जब आप प्रश्न करेंगे जवाब मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो भी पढ़ाया है बच्चा अच्छे से उसको समझ गया है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पूछ करते हैं। देखिए 22 की तरफ आ गए। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है, हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से सूक्ष्म शिक्षण का गुण कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है तात्कालिक प्रतिपुष्टि, बी में है पुनः पाठ नियोजन के अवसर, सी में है एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण, डी में है शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी सूक्ष्म शिक्षण का गुण तात्कालिक प्रतिपुष्टि है, पुनः पाठ नियोजन के अवसर भी है, एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण भी है। अब क्या नहीं है मेरे साथी, तो इसमें शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कुछ करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, सीखने का उपयुक्त अर्थ है। बताइए मेरे साथी, सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए में है ज्ञान का समावेश, बी में है व्यवहार का परिमार्जन, सी में है व्यक्तिगत समायोजन, डी में है कौशलों का अधिग्रहण। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? लिखने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा मेरे साथी? ये होता है व्यवहार में परिवर्तन। मतलब क्या कहा गया है कि जब बच्चा के व्यवहार में बदलाव आए तो समझिए कि बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? व्यवहार का परिमार्जन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। 24 में क्या बोला है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? क्वेश्चन में मेरे साथी समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है परिकल्पना जांच, बी में है समस्या की पहचान एवं परिभाषा, सी में है सारांश और डी में है परिकल्पना निर्माण। तो मेरे साथी सबसे पहले हम लोग समस्या समाधान विधि का हम लोग चरण देख लेते हैं कि कितना चरण है और कौन चरण पहले और कौन चरण बाद में है, कौन चरण सबसे अंतिम में है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो देखिए समस्या समाधान विधि का चरण में फर्स्ट चरण में क्या होता है? समस्या का अनुभव। पहले हम लोग समस्या का अनुभव करते हैं, फिर सेकेंड में समस्या की पहचान एवं परिभाषा, फिर हम लोग क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं और उसको परिभाषित करने का काम करते हैं। तीसरा में है परिकल्पना निर्माण। तीसरा में क्या है मेरे साथी? परिकल्पना निर्माण। चौथा में है परिकल्पना की जांच। ठीक है, और पांचवा में है निष्कर्ष या समाधान। छठा में क्या है मेरे साथी? सारांश या अनुप्रयोग। तो सभी साथियों को समझ में आ गया कि क्या इसका चरण है मेरे साथी? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है द्वितीय चरण कौन सा है, तो बताइए द्वितीय चरण मेरे साथी कौन होगा? तो द्वितीय चरण होगा समस्या की पहचान एवं परिभाषा। तो कहाँ पे है समस्या की पहचान एवं परिभाषा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए मेरे कोई भी साथी को थोड़ा सा जरा सा कहीं भी कोई लेकिन किंतु परंतु मेरे साथी, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे साथी क्या बोला है? निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है। बताइए इन चारों में से विषय का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव कौन होगा? बताइए इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा विषय का प्रत्यक्ष अनुभव कौन कराएगा मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है चलचित्र, बी में है दृश्य प्रतीक, सी में है प्रदर्शन और डी में है मेरे साथी क्षेत्र भ्रमण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से बच्चों में हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कुछ करते हैं। इसमें क्या है? शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है। बताइए मेरे साथी शिक्षण की सुकराती विधि को किस नाम से जाना जाता है? इसके कितने नाम होते हैं? तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, बी में है परिचर्चा विधि, सी में है खोजी विधि और डी में है प्रश्नोत्तर विधि। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मेरे साथी हम लोग सुकराती विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? सोक्रेटिव डायलॉग भी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम लोग बोलते हैं कन्वर्सेशन मेथड या वार्तालाप विधि। ठीक है मेरे साथी, और इसको और क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि। तो अगर प्रश्न में अगर प्रश्नोत्तर विधि की जगह पर अगर वार्तालाप विधि भी होगा मेरे साथी या सोक्रेटिव डायलॉग भी होगा तो क्या होगा? तीनों सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई डाउट? तो चलिए मेरे साथी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है? मेरे साथी हमसे पूछ रहा है कि शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। तो बताइए मेरे साथी कौन सा नहीं होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका शिक्षण प्रक्रिया का त्रिकोण समझ लेते हैं कि आखिर त्रिकोण है क्या। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए। अब कौन पहले क्या होगा? तो मेरे साथी पहले हो यहाँ पे हो जाएगा एक शिक्षक। ठीक है, एक कोने पे हो जाएगा शिक्षक, दूसरे कोने पे हो जाएगा मेरे साथी छात्र और तीसरा कोना पे क्या हो जाएगा? विषय। ठीक है, विषय वस्तु। तो शिक्षक छात्र को क्या सिखाएगा? विषय वस्तु सिखाएगा। तो बताइए अब इन तीनों जो हम देख रहे हैं त्रिकोणीय प्रक्रिया में जो ये भूमिका, अब इसमें से कौन नहीं होगा? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। तो हमको तो विषय वस्तु मिल गया, छात्र मिल गया, शिक्षक मिल गया, तो कौन नहीं होगा? तो मेरे साथ ही शिक्षण विधि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और हमको शिक्षक भी दिया हुआ है, छात्र भी दिया हुआ है और विषय वस्तु भी दिया हुआ है। तो ये त्रिकोणीय प्रक्रिया में शामिल है तीनों। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है?
सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? बताइए मेरे साथी, सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण इसमें से कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रभावी अधिगम, बी में है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, सी में है सहयोग और डी में है श्रम का विभाजन। तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या होगा? सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण हमको हो जाएगा सहयोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सहयोग। चलिए मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग कुछ करते हैं। इसमें क्या बोला है? एक अच्छा शिक्षक वह है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, बताइए क्या है? एक अच्छा शिक्षक क्या है? जो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में उपयोगी सूचना देता है, बी में अच्छे से अवधारणा एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है, सी में है छपे नोट्स विद्यार्थियों को देता है और डी में सीखने के लिए प्रेरित करता है। बताइए मेरे साथी, एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए? मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरित करता है वही एक अच्छा शिक्षक का गुण है या वही एक अच्छा शिक्षक है। ठीक है, तो मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आ गए और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आइए मेरे साथ इसमें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? बताइए मेरे साथी, इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए में है सेमिनार, बी में है कार्यशाला, सी में है व्याख्यान और डी में है मेरे साथी समूह परिचर्चा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समूह परिचर्चा। ठीक है मेरे साथी, क्या होगा? समूह परिचर्चा। तो मेरे साथी सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे साथियों, उससे पहले सभी साथी कमेंट करके बताइए कि उनका 30 में कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है मेरे साथी, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।